तो आज हम इस वीडियो में सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग यहाँ पे जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन आंसर जो इसका होता है ना, वो इसके जो रीडिंग सीरीज ख़त्म होने के बाद होगा। जो भी नीचे वीडियो का जो भी चैनल पे वीडियो है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। वहाँ से आप जो मैथ होता है उसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर चैनल पर नए तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि पौधे की भांति जंतुओं में भी लैंगिक जनन नर और मादा यग्मकों के संयोजन से होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की ज़रूरत होता है, लिंग वाले जीवों की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो जीव लैंगिक जनन में एक नर और एक मादा यग्मकों के संयोजन से होता है। नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक जो होता है वो शुक्राणु होता है, और जबकि मादा युग्मक जो होता है वो अंडाणु होता है। तो ये शुक्राणु यानी कि स्पर्म कहलाते हैं, जो नर युग्मक होते हैं। ये नर जननांग वृषण यानी जो जनन अंग है वो वृषण में बनते हैं। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। ठीक है, वृषण यानी टेस्टिस बोलेंगे। ये हमारे जो नर होता है उसमें दो जोड़ा पाया जाता है, वृषण टेस्टिस। तो इसमें बनता है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। और मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। मादा जो युग्मक होता है वो अंडाणु कहलाता है, नर युग्मक जो होता है वो शुक्राणु कहलाता है। ठीक है, अंडाणु यानी कि ओवम, इसका प्लूरल ओवा है। तो जो मादा जननांग अंडाशय में बनता है, तो यहाँ पे देखिए जो वृषण है वो शुक्राणु को बनाता है, और जो अंडाशय है वो अंडाणु को बनाता है। ठीक है, वृषण भी दो जोड़ा होता है, मतलब एक जोड़ा होता है, मतलब दो, और ये भी एक जोड़ा होता है। ठीक है, अंडाशय भी। दोनों प्रकार की युग्मकों के संयोजन के लिए शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश करेगा, तब इसके संयोजन से उसके बाद जायगोट बनेगा। ठीक है, इसके जो जब मिलेगा तो ये निषेचन कहलाता है, फिर जायगोट बनेगा और फिर एक जीव का निर्माण होगा। तो ये अंडाणु प्रवेश करता है, अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश करते हैं। यह क्रिया जो होता है वो निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। निषेचित अंडाणु कई बार विभाजित होकर एक भ्रूण यानी एम्ब्रॉय का भ्रूण नामक रचना बनाता है, जो विकसित होकर भ्रूण मतलब कि वैसा अवस्था जो मतलब विकसित की प्रारंभिक अवस्था को हम लोग भ्रूण कहते हैं। किसी भी जीव का विकसित की जो प्रारंभिक अवस्था होता है ना, वो भ्रूण कहलाता है। ठीक है, तो इस नामक रचना बनाता है जो विकसित होकर अपने जनकों जैसे शरीर का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे विकसित होकर वो एक जनक जैसे शरीर का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कीट हो गया, सर्प हो गया, छिपकली हो गया, पक्षी हो गया, जैसे मुर्गी, कबूतर इत्यादि पक्षी में। तो तथा मनुष्य सहित अन्य मैमेलिया जो जीव, मैमेलिया वर्ग के जो भी जीव होते हैं, यानी कि जो स्तनधारी, जो दूध देने वाले होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं, जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया। ठीक है, इस वर्ग के जंतुओं में अंडाणु का निषेचन मादा के शरीर के अंदर ही होता है। ठीक है, उसके अंदर ही होगा। इसी प्रकार का निषेचन जो होता है वो अंतर निषेचन या आंतरिक निषेचन कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। परंतु कुछ जंतुओं जैसे मेढक तथा कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। कुछ जंतु ऐसे भी हैं, अभी जो भी हम बता रहे हैं उसको नीचे फिगर के जरिए भी समझेंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ जंतु होता है उसके तो अंदर होता है, जैसे मनुष्य में अच्छा एग्जाम्पल है, और जो भी हमने देखा गाय, कुत्ता, बंदर। लेकिन कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसके बाहर निषेचन होता है, मतलब जैसे मेढक की बात किया जाए तो जो मेढक होता है वो बाहर अंडाणु को छोड़ देता है। ठीक है, और जैसे वो अंडाणु छोड़ता है तो जो नर मेढक होता है वो शुक्राणु को छोड़ देता है, फिर तो बाहर छोड़ दिया दोनों, और वो दोनों संयोजन होकर वो फिर निषेचन होगा, और जो क्रिया होता है वैसे होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उच्च वर्गीय जंतु जैसे मछली, एम्फीबिया वर्ग में जैसे मेढक हो गया, रेप्टेलिया वर्ग जो रेंगने वाले होते हैं, सर्प हो गया यानी सांप, छिपकली, एविज वर्ग में पक्षी, मैमेलिया वर्ग में जैसे मनुष्य हो गया, गिलहरी हो गया, खरगोश हो गया, और एकलिंग होते हैं। ये सब जो होते हैं वो एकलिंग होते हैं। जो भी हमने देखा उच्च वर्गीय जंतु जैसे मछली, एम्फीबिया में मेढक, ये सब जो होते हैं एकलिंगी होता है, एक ही लिंग होता है इसमें। ठीक है, या तो नर होंगे
या तो मादा होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ निम्न वर्गीय जंतु जैसे केंचुआ, ठीक है, केंचुआ उभयलिंग होता है, दोनों लिंग इसी में होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों, ठीक है। फिर फीता कृमि, ये सब जो होते हैं वो उभयलिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी देखा इसको अभी नीचे भी समझेंगे। मनुष्यों में लैंगिक जनन के बारे में आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, नर जनन अंग आपको पता है, वृषण यानी टेस्टिस नर जननांगों का महत्वपूर्ण अंग है, ये जनन अंग का महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक नर में एक जोड़ा वृषण तथा वृषण पाया जाता है। प्रत्येक वृषण त्वचा की बनी एक थैली जैसी रचना में शरीर के बाहर वो लटका हुआ रहता है, ठीक है, दोनों जंघाओं के बीच लटका रहता है, ठीक है। थैली जैसी जो रचना है ना वो वृषण कोश कहलाती है। जो थैली जैसी रचना होता है जिसमें जो दो वृषण होता है इसको हम लोग वृषण कोश कहेंगे। वृषण में बहुत अधिक संख्या में नर युग्मक यानी शुक्राणु बनते, नर युग्मक शुक्राणु बनते बहुत अधिक मात्रा में। आपको शायद पता ना हो तो हम बता दें कि 7 ml जो आपका स्पर्म होता है ना उसमें लगभग 20 लाख शुक्राणु होता है, ठीक है, लगभग 20 लाख, ठीक है। और ज़रूरत होता है एक का, लेकिन होता है इतना। तो वृषण में बहुत अधिक संख्या में नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु अधिवृषण या फिर एपिडिडाइमिस में एकत्र होकर परिपक्व होते हैं यानी मैच्योर होते हैं। यहाँ से शुक्राणु, यहाँ पे देखिए जो अभी हम जो फिगर में है उसको एपिडिडर्मिस के बारे में देख लेंगे, ठीक है। इसमें एकत्र होकर परिपक्व होते हैं। यहाँ से शुक्राणु शुक्र वाहिका यानी वास डिफरेंस नामक जो नलिका होता है उससे होकर मूत्र मार्ग में पहुँचते हैं। मूत्र मार्ग नीचे की ओर शिश्न, यहाँ पे देख लीजिए फिगर आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर देख ले तो ये शुक्राणु रहा, इसका एक सिरा, ये मध्य भाग हुआ, ये पूंछ होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा वृषण हुआ, ठीक है। ये जो लटका हुआ इस तरीके से है तो ये जो मांस जैसा रचना होता है, ठीक है, इसमें होता है वृषण, तो इसको वृषण कोश बोलेंगे। और ये जो ऊपर है इस प्रकार से देख रहे हैं, इसमें एक जो वृषण है उसमें एक आवरण की टाइप से होता है, इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ओके। यहीं पे परिपक्व होता है, मैच्योर होता है शुक्राणु। उसके बाद ये जो शुक्र वाहिका, ये जो नली है, ठीक है, ये दोनों फिर यहाँ पे दोनों मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक गेट टाइप से होता है, ठीक है। तो यहाँ से कभी कभी जो मूत्र के द्वारा ही वो जो शुक्राणु है वीर्य जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो वो कभी कभी स्वप्न दोष के कारण होता है। वो सब हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हाई लेवल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, इस नली के द्वारा। ये शुक्र वाहिका है और ये हमारा मूत्र मार्ग है, ठीक है। यह ऐसे आता है जो शिश्न में, ये जो आपका यहाँ पे खुलता है, ये रहा मूत्र चलन छिद्र और ये शिश्न रहता है आगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे जो एपिडर्मिस में यहाँ पे परिपक्व होता है, यहाँ से शुक्राणु जो है शुक्र वाहिका नामक नलिका से होकर मूत्र मार्ग में पहुँचते हैं। मूत्र मार्ग नीचे की ओर शिश्न यानी पेनिस की मध्य से होता हुआ मूत्र छनन छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। आपने देखा शुक्र वाहिका से जब शुक्राणु मूत्र मार्ग की ओर जाता है, देखिए यहाँ पे मूत्र मार्ग की ओर जब जाता है इधर, ठीक है, जब मूत्र मार्ग की ओर जाता है तब उनसे कुछ अन्य ग्रंथियों के स्राव मिल जाते हैं, और भी जो ग्रंथि हैं उनसे जो स्राव निकलते हैं वो मिल जाते हैं। और शुक्राणु तथा इन ग्रंथियों के जो स्राव का मिश्रण होता है उन्हें वीर्य यानी कि सीमेन कहलाता है, ठीक है, जो बाहर निकलता है। प्रत्येक शुक्राणु में एक सिरा हेड यानी मध्य हेड जो होता है या फिर और एक मध्य भाग तथा एक लंबी पूंछ होता है। 3 भाग यहाँ पे देखिए, मध्य भाग ये पूंछ भाग होती है। पूंछ शुक्राणु को गतिशील एवं सक्रिय रखता है, यानी कि ये पूंछ की मदद से ही आगे बढ़ता है, ठीक है, मूवमेंट करता है और ये एक्टिव भी रहता है, ठीक है। लेकिन जो अंडाणु होता है ना, जो अंडा होता है जो मादा जनन युग्मक है उसमें पूंछ नहीं होता है, तो वो एक ही जगह पे रुका हुआ रहता है जब तक वो उसमें शुक्राणु प्रवेश नहीं करेगा तब तक, ठीक है, जब तक निषेचन नहीं होगा वो वहीं पे रहता है, क्योंकि इसमें पूंछ नहीं, लेकिन वो जाता है शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है, ठीक है। तो चूंकि इसमें पूंछ है, मूवमेंट इसी से होता है, एक्टिव भी रहता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो शुक्राणु गतिशील एवं सक्रिय रखता है। ये जो हमारा था मनुष्य के नर जननांग था, और जो हम खा में जो अगले स्लाइड में देखेंगे एक शुक्राणु जो अगले देखेंगे आधा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो हमने देखा वो जो देखा
नर जननांग था उसके बारे में हमने पीछे देखा भी। अब हम देखेंगे मादा जननांग। तो प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय यानी ओवरी पाया जाता है। अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। तो आप ढोड़ी जो होता है, नाभि जो होता है, उसके पास ही होता है। मादा युग्मक अंडाणु अंडाशय में विकसित करता है, जैसे कि ये फिगर है। तो यहाँ पे आपका अंडाशय हुआ, ये रहा, 2 है इसमें, जैसे कि हम लोग में टेस्टिस था, वृषण था। और यहाँ पे ये रहा गर्भाशय, जिसको बोलते हैं बच्चेदानी, जहाँ पे बच्चा रहता है। और उसके नीचे ग्रीव या इसको बोलते हैं सर्विक्स, और इसके जो नीचे जो इसके जो योनि की तो संकरा भाग हुआ, इसको ग्रीव या सर्विक्स बोलेंगे। और ये रहा योनि, ठीक है। यहाँ से शुक्राणु जाएगा। तो यहाँ पे जो ये अंडाणु है वो अंडा बनाकर ऐसे यहीं पे स्थिर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्राणु इधर जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अंडा बना हुआ है, यहाँ पे अंडा बना हुआ है, तो इधर वाले जो शुक्राणु जाएगा, सबसे पहले जो अंडा होगा वहाँ उससे मिलेगा और निषेचन होगा, ठीक। लेकिन इधर और इधर जाएगा, वो तो चारों तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ी पता कि इधर अंडा बना हुआ है। तो इधर जो गया वो इधर जो गया वो 20 कुछ मिनट के बाद 20 मिनट लगभग वो मर जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा 28 दिन इधर 28 दिन पे इधर बनेगा, मतलब जनवरी में इधर बना तो फरवरी में इधर, या फिर जनवरी में इधर बना तो फरवरी में इधर, 28 दिन का गैप होता है। और अब हम लोग ऊपर देखते हैं तो जो पाया जाता है ये तो निचले भाग में स्थिर होता है, उदर गुहा निचले भाग में स्थिर होता है। मादा युग्मक अंडाणु अंडाशय में विकसित होते हैं। अंडाशय में यहाँ पे अंडा विकसित होगा, अंडाणु गोलाकार तथा करीब करीब 1 mm व्यास का होता है। अंडाशय से ये रहा हमारा फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, ये रहा फ्लोपियन ट्यूब यानी नली, ये जो होता है फ्लोपियन ट्यूब बोलेंगे, फ्लोपियन नलिका बोलेंगे। इसी नली से यहाँ पे आता है फिर गर्भाशय में। मनुष्य के मादा जननांग, तो ये निकलने वाला अंडाणु अंडाशय के समीप स्थित फ्लोपियन नलिका में पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचता है, फ्लोपियन नलिका में पहुंचता है और यहीं पे रहता है। और उधर से जब शुक्राणु आएगा तो वो निषेचन होगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो निषेचन कहाँ पे होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु है, वहीं पे शुक्राणु मिलेगा तो वहीं पे निषेचन हो, मतलब फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन नलिका में निषेचन होता है, ठीक है। तो फ्लोपियन नलिका फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फ्लोपियन नलिका नीचे की ओर गर्भाशय में खुलता है, ठीक है। फ्लोपियन जो नलिका है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये जो है कहाँ गर्भाशय की ओर खुलता है, यहाँ पे खुलती है गर्भाशय। मोटी दीवार वाली लगभग त्रिकोण थैली जैसी रचना होती है, त्रिकोण होती है। गर्भाशय का निचला जो संकरा भाग है उसको ग्रीवा सर्विक्स कहलाता है, ठीक, ग्रीवा या फिर सर्विक्स कहलाता है। उसके नीचे हमने देखा सर्विक्स के नीचे की ओर योनि में खुलता है। और नर युग्मक शुक्राणु फ्लोपियन नलिका में अंडाणु को निषेचित करता है, फ्लोपियन नलिका में ही अंडाणु को निषेचित करता है, यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन के समय एक शुक्राणु तथा एक ही अंडाणु के न्यूक्लियसों का संयोजन होता है, एक ही अंडाणु और एक ही शुक्राणु। निषेचित अंडाणु युग्मनज यानी जायगोट कहलाता है। जब वो निषेचित हो गया तो वो जो अंडाणु होगा वो अब जायगोट कहलाता है, ठीक है, तो वो जायगोट कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मनुष्यों की भांति मुर्गियों में भी आंतरिक निषेचन ही होता है। उसमें भी जो मुर्गी है उसमें भी आंतरिक निषेचन ही होता है, लेकिन वो डायरेक्ट बच्चे नहीं देते, वो अंडा देता है। जैसे कि देखिए वो आंतरिक निषेचन ही होता है, परंतु मुर्गियाँ स्त्रियों तथा गाय बकरियों की तरह शिशुओं को जन्म नहीं देती। मुर्गियों में निषेचन के बाद निषेचित जो अंडाणु होता है वो लगातार विभाजित होता रहता है तथा अंडवाहिनी में यानी जो फ्लोपियन ट्यूब था उसमें नीचे की ओर सरक जाता है। इसी क्रम में इसके जो चारों ओर एक परत चढ़ जाती है, अपने छिलका जो देखा है अंडा होता है उसका, यह परत धीरे धीरे कठोर होती जाती है। यह कठोर परत अंड कवच या फिर अंडावरण एक सेल कहलाता है। अंडा कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी इसे अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। मुर्गी के अंडे का यह रूप हमें दिखाई देता है। अंडा कवच के भीतर ही जीवित भ्रूण का विकास होता है। जो भ्रूण होता है उसके अंदर विकास होता है। विकास के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे भोजन आदि अंडा कवच के भीतर ही स्थित होते हैं।
मुर्गियों द्वारा अंडे दिए जाने को निर्मोचन कहा जाता है। आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टफ वर्ड है, ये बहुत लोगों को पता भी नहीं हो सकता, ठीक है। उस जो अंडा देने की जाने मुर्गियों द्वारा अंडा दिए जाने को हम लोग निर्मोचन कहेंगे। कठोर अंडा कवच से घिरे अंडे के भीतर ही चूजा विकसित होता है, जो बच्चा होता है, ठीक है। मुर्गी के अंडे के भीतर चूजा बनने में लगभग 21 दिन का समय लगता है। आपने कभी अंडे के ऊपर बैठे हुए मुर्गियों को देखा होगा। वास्तव में ऐसा करके मुर्गियां अंडे के भीतर विकसित हो रहे भ्रूण को आवश्यक ऊष्मा प्रदान करती है। आपने देखा होगा बैठे हुए मुर्गी को, अब जब अंडा देता है तब भ्रूण का विकास जब पूर्ण हो जाता है, तब चूजा पूर्ण रूप से बन जाता है। तब ऊपरी जो कठोर है वो कवच फट जाता है, कठोर कवच फट जाता है और चूजा बाहर निकलकर धीरे धीरे बढ़कर एक वयस्क बन जाता है। वैसे जीव जिसमें शिशु का विकास मादा के शरीर के भीतर होता है तथा जो सीधे अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, उसको जरायुज हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसको जरायुज जंतु कहते हैं। परंतु वैसे जंतु जो अपने जैसे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं, उसको अंडा प्रजक कहलाते हैं, ठीक है। वो अंडा प्रजक कहलाएंगे। इस प्रकार के जंतुओं में शिशु का विकास मादा के शरीर के बाहर परंतु सुरक्षित अंडा आवरण के भीतर होता है। कुछ अंडा प्रजक जंतुओं में शिशु का विकास अंडावरण जैसी सुरक्षित रचना के भीतर ना होकर खुले वातावरण में होता है, जैसे कि मेढक हो गया। अपने वर्षा ऋतु में पानी से भरे गड्ढे में तैरते हुए टेडपोल, जो मेढक का बच्चा होता है, मछली जैसा होता है, ठीक है, वो बड़ा होकर मेढक के जैसा हो जाता है। उसको अवश्य देखा होगा। ये टेडपोल निषेचित अंडाणु से ही विकसित होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये रहा, ठीक है, ये रहा, बहुत सारे एक समूह बनाकर रखते हैं सुरक्षा के लिए, इसी से सुरक्षित रहते हैं। और ये रहा टेडपोल, धीरे धीरे विकसित होकर ऐसा बन जाएंगे, ठीक है। इसके ये लचीला होता है, ठीक है, ये कोई कड़ा आवरण नहीं होता है इसमें। वर्षा ऋतु में मादा मेढक पानी से भरे छोटे छोटे गड्ढों या तालाबों के स्थिर जल में सैकड़ों अंडे देती है। ये अंडे अत्यंत कोमल होते हैं तथा मुर्गियों के अंडों की भांति सुरक्षित कवच से घिरे नहीं होते, बल्कि ये अंडे जेली की एक परत जैसी रचना के द्वारा एक समूह में सुरक्षित रहते हैं। मादा मेढक जल में जैसे ही अंडे देती है, ठीक है, जैसे वो मादा अंडा दिया, नर मेढक उस पर शुक्राणु छोड़ देता है, ठीक है। ये शुक्राणु अंडा कोशिका या अंडाणु को निषेचित करते हैं, ठीक है। तो इसमें बाहर हुआ, ठीक है, हमने पीछे देखा कि कुछ जंतुओं में बाहर निषेचन होता है। इस प्रकार नर एवं मादा युग्मक का संयोजन होता है तथा इसके उपरांत युग्मंज होते हैं, उनका निर्माण होता है। युग्मंज धीरे धीरे विकसित होकर टेडपोल बन जाते हैं। टेडपोल की आकृति वयस्क मेढक जैसी नहीं होती। प्रत्येक टेडपोल विशिष्ट रूप से परिवर्तित होकर वयस्क मेढक बन जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे वयस्क मेढक बन जाएगा। विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतर कयांतरण कहलाता है, ठीक है। तो ये जो टेडपोल का जो वयस्क में रूपांतरण है वो कयांतरण कहलाता है। मानव शिशु भी जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके शरीर में भी कुछ परिवर्तन होता है, परंतु यह परिवर्तन कयांतरण नहीं कहलाता है, क्योंकि नवजात शिशु की शारीरिक रचना वयस्क मानव शरीर की तरह ही होता है। जैसा वो होता है वैसे उसका भी शरीर होता है। लेकिन मेढक में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार से मछली जैसा होता है और ये फिर बड़ा होकर अचानक ऐसा हो जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसा कि देख रहे हैं अंडाणु न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस है ये अंडाणु का, ठीक है। अंडाणु की ओर अग्रसर शुक्राणु यहाँ पे छोड़ देता है इस प्रकार से, और इसमें शुक्राणु जो हुआ है प्रवेश किया, निषेचन हुआ यहाँ पे, और इस प्रकार से यहाँ पे निषेचन होने के बाद ये अंडाणु में विभाजन होता है और फिर अंडाणु तथा शुक्राणु के न्यूक्लियसों का संयोजन इस प्रकार से होता है। तो ये हमने यहाँ पे इतना देख लिया, ओके। अब हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसका 1-2 पार्ट और बनेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इतना अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो के पे एंड करते हैं, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।